अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज एक बार फिर जर्नी ऑफ फेथ पॉडकास्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जहां हमने पहली बार नूरानी पे कदम रखा और हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह हमारी ज़िंदगियों में नूरानी सरकार काम करने लगे। आज हमारे दरमियान शामिल हैं अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ आसिम मलंग अलवी को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किस्सा इस तरीके से है कि हुआ ऐसे कि नूरानी सरकार फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही टफ रहा और मेरे लिए सोचने समझने के लिए जो है वो बहुत कुछ था। बस वापस आने के बाद जो है ये लोग हमेशा मेरे पास शॉप के पास जमा होते थे शाम के टाइम। कुछ ही टाइम पीरियड ऐसा गुजरा कि हम लोग नूरानी की बातें करने शुरू हो गए और मेरे दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो गए थे। एक तो सबसे पहले ये कि वहाँ पे बारिश क्यों हुई, दूसरी बात ये कि मैंने इनको पढ़ने के लिए क्यों बोला, तीसरा ये कि वो सर्वाइवर क्या था। अक्सर जो है अज़्ज़त मुझे शॉप में लेने आता था और रात को घर तक छोड़ने जाता था। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक मैं और अज़्ज़त पूरे सफ़र में जो है खामोश रहे। काफ़ी टाइम तक मैंने और अज़्ज़त ने बात नहीं की, बस हम दोनों एक दूसरे को देखते थे और कुछ ऐसे ही था कि मेरे अंदर से शायद अज़्ज़त की भी दिमाग की घंटी ऑन हो चुकी थी और उसको नूरानी जो है वो उस तरीके से जो है लगने शुरू हो गया था जैसे वो सालों से कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जो उसको नहीं मिल सकी थी डिफरेंट जगहों पे। और मेरी ज़िंदगी का भी एक पीरियड थोड़ा सा रहा था, उसमें मैं टाइम पीरियड में आया था। होता ऐसे है कि ज़िंदगी में आपके कभी इन कभी आउट, क्योंकि कहानी लिखने वाला जो होता है वो आपको डिफरेंट जगहों से गुजारने के बाद फिर आपको एक लोया बनाने के बाद फिर उस सफ़र पे चढ़ा देता है। हुआ ऐसे कि मैं और अज़्ज़त जब मिले उसके बाद नूरानी सरकार का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और हमारा पहला कदम जो है वो नूरानी हुआ। इसलिए अक्सर हम अपनी वीडियो में बोलते हैं कि नूरानी जो है हमारी शुरुआत है। काफ़ी दिनों तक जो है मैंने और अज़्ज़त ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा और मैं उससे कुछ कहना चाह रहा हूँ। इत्तेफाक से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने मुझे बोला कि भाई ये सब क्या था। मेरे मुंह से अचानक निकला कि अज़्ज़त दोबारा जाते हैं, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मैं और तुम वहाँ पे छोड़ के आ गए हैं। लड़के जो है वो आम ज़िंदगी की तरह जो है वो मगन हो गए थे, मस्ती में हो गए थे, बातें होती थी। उनके लिए एक पिकनिक थी, मेरे लिए और अज़्ज़त के लिए जो है वो एक सवालिया निशान था कि नूरानी इस तरीके से हमें वेलकम कैसे कर सकता है, या सबके साथ होता है या सिर्फ हमारे साथ होता है। दोबारा प्रोग्राम बनाया मैंने और अज़्ज़त ने और फिर पुरानी टीम के लोग दोबारा घटे, फिर नए टीम के लोग दोबारा ज्वाइन हुए, क्योंकि एक जुस्तजू थी और एक एडवेंचर था। पुराने लड़कों ने लड़कों को बताया, वो मेरे अंदर से शायद खुआरी की वजह से जो है वो दोबारा नहीं गए। इसमें नए लोग और नए अंदाज में मैंने और अज़्ज़त ने प्लान किया। इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो पिछली दफ़ा काफ़ी चीज़ों की लूजिंग होने के बाद इस दफ़ा मैंने अज़्ज़त ने बोला कि भाई कोई लूजिंग नहीं चाहिए, लड़कों की सेफ्टी, लड़कों की हर चीज़ पे मेरी नज़र और आपकी नज़र आएगी। आप देखते रहोगे तो मैं सुकून करूँगा, काम करूँगा, और आप काम कर रहे होगे तो मैं इन पे नज़र रखूँगा। दोबारा पीरियड हुआ। दूसरे पीरियड में हमें और क्या कुछ मिला अज़्ज़त? हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि रास्ते हमारे काफ़ी खुल चुके थे, घर वालों की पाबंदियाँ काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी और हम जिस आग में जल रहे थे उस जुस्तजू को पूरा करने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए हम पर तोल रहे थे। तो करते करते हमारा प्लान जो है वो 70 बाइक पे पहुंचा। तो अब जिसके पास बाइक थी उसको राज़ी करना था, उसको बताना था, और जिनके पास नहीं थी उनको एडजस्ट करना था क्योंकि वो भी जाना चाहते थे। तो इस तरह करते करते हम 4 बाइकों पर निकले, 9 लड़के। फिर क्या करना था, मैं बिल्कुल एक्टिव हुआ हुआ था और मैं जुस्तजू में था कि मैं इस दफ़ा नूरानी में हर वो चीज़ जानने की कोशिश करूँगा जो मेरी रूह से कनेक्टेड है। मैं कराची आने के बाद एक बेचैन सी रूह गुजार रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे सवालों के जवाब नूरानी के पास है। हाँ, हकीकत है कि नूरानी ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। आज आसिम मलंग आपके सामने जो बैठा है वो नूरानी का ही दिया हुआ मलंग है।
अदरवाइज ये तो सिर्फ आसिफ था और कुछ भी नहीं था। और अज़द क्या था? जाहिर है आसिफ भाई के पीछे हम सब थे, सारे लड़के थे। कुछ पहले और दूसरे टूर में गायब हुए और जो बचे और कुछ नए आए वो तीसरे इस टूर में जाने वाले थे। हमें क्या पता था आगे जाके ये तादाद बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी और बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में होने वाला था। बस मेरे दिल में एक ही बात थी कि किसी तरह नूरानी सरकार को जानना है, एक्सप्लोर करना है, उनकी हर चीज़ को जहाँ जहाँ उन्होंने टाइम गुजारा उसको देखना है। वो यहाँ क्यों आए, क्या करने आए, क्या किया उन्होंने और किस तरह आज के दिन तक वो यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूदात की शक्ल में, मुख्तलिफ़ लोगों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ अपने खादमीन की शक्ल में। और वहाँ पे जो एक पुरअसरारियत आज तक मशहूर है वो क्या है वजह उसके पीछे? क्या मौला अली आज भी वहाँ पर हैं? क्या वहाँ पे अहले बैत का ख़ानदान बसता है? क्या वहाँ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हर किसी को ट्रैक करती हैं? आज का नूरानी तो बहुत इजी हो गया है लोगों के लिए। ऐसा वक्त भी था जब नूरानी बहुत मुश्किल था। हम ज़ाहिर मिड में गए तो हमें इतनी मुश्किलात नहीं फेस करना पड़ी, बट जुस्तजू जो मेन हमारा एलिमेंट था उसने हमें बहुत कुछ आगे दिखाना था, सिखाना था, बताना था। और वो तहकीकात और वो मौज़े और वो सब चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हुई जैसे ही जैसे हमने वहाँ जाना शुरू किया। फिर हुआ ऐसा कि हम लोग आते रहे, जाते रहे और घूमते रहे और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुलती रही। पता लगा कि यहाँ पे गोकुल दियो भी है। गोकुल दियो यानी कि इन्होंने कहा कि हम गोकुल दियो देखना चाहते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते थे, जिस डेरे पे मैं रुकता था, वापस आके कोई नई कहानी सुना रहे होते थे और मैं मज़ार की तरफ देख के नूरानी सरकार से पूछता था क्या बताना चाह रहे हो। फिर मैं हंसता था और लड़कों को कहता था कि जाओ जाओ। गोकुल दियो इन लोगों के लिए नायाब था क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ कहानियाँ और किससे कोई ना कोई आके आपसे कोई बात करता है, आपसे जिक्र करता है, कुछ ना कुछ आपको कहानी बताता है। इसी तरीके से नूरानी सरकार को समझने के लिए मुझे 7 साल लगे। इन 7 सालों में क्या हुआ, गोकुल दियो की बात करते हैं। इस वक्त जो है वो मैं नूरी बाग क्रॉस किया है, मेरी राइट साइड पे था और ये गोगल का पानी आ गया है। अब यहाँ से ये बाउंड्री यहाँ की नूरानी की ख़त्म हो रही है और ये रास्ता जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आगे तक जाएगा। जहाँ से ये अलग होगा मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि गोगल की तरफ कहाँ जाना है। अभी हम रास्ता थोड़ा सा क्रॉस किया है 100 मीटर। अब यहाँ से आपको राइट साइड पे गोगल दियो की तरफ रास्ता जा रहा है, लेफ़्ट साइड पे ये होते हुए जहाँ ये लोग बैठे हुए इस तरफ से आप जो है वो सांत फ़कीर की तरफ निकलते हैं और वो तकरीबन यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। गोगल दियो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। आए चलें। यहाँ से थोड़ी सी पैदल की जो है वो कवरेज मारो जाना कर सिर्फ पहाड़ों। गोगल दियो जाने का एक और आसान तरीका है कि जहाँ से मैंने आपको बताया सांत फ़कीर और गोगल दियो का रास्ता, उससे थोड़ा सा आगे आएँ तो ये आपको पानी का पाइप मिलेगा। आप इसको फॉलो करते हुए चलते रहेंगे मगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मेरे बिल्कुल सामने, और मैंने इस तरफ चलना है क्योंकि वहाँ चलने की जगह नहीं है। जहाँ ये ख़त्म होगा उससे थोड़ा सा आगे 15 से 20 कदम आगे जो है गोगल दियो है।
वफात हो गई इनकी। ऑलमोस्ट जो है हम गोगल देव पे पहुंच गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर चश्मा आगे बहता है। मेरे साथ आसिम मलंग है और फैसल दरवेश है और राना मलंग जो है वो वीडियो बना रहा है। मैं आपका होस्ट अजद अली। आगे चलते हैं और देखते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल गोगल देव पे आगे, मेरे बिल्कुल बिहाइंड 10 कदम पर भी नहीं है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको देता चलूँ। ये पूरा एरिया इस वक्त तो नॉर्मल आपको नज़र आ रहा होगा, रात में जो है यहाँ बहुत से गैर मखलूक जो है वो एक्टिव हो जाती है। और इस वक्त जो है हम असर और मगरिब के दरमियान यहाँ पे पहुँचे। गोगल देव की कहानी कुछ इस तरह है कि हिस्ट्री ये है कि हर दौर में जो है वो जब भी शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में आया या किसी रूप में आया तो उसके लिए अल्लाह ने जो है कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई वली, कोई ना कोई कलंदर, कोई ना कोई जो है दरवेश या फ़कीर या मलंग भेजा ताकि उस एरिया के लोगों को जो मुश्किलात हैं या जो चीज़ों में फंस गए हैं और निकल नहीं सकते हैं, उसका नाम या उसकी पहचान नहीं कर पा रहे खुदा की, तो वहाँ कोई ना कोई वो अपना बंदा ज़रूर भेजता है। जैसे फ़िरौन के लिए मूसा, जहालत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म के लिए मौला अली, इसी तरह जो है नूरानी सरकार को जो है वो गोगल देव के लिए भेजा। ये एक बहुत बड़ा देव था। अगर आपको मैं एक रेफरेंस दूँ, शायद आपने कभी देखा हो तो गेम ऑफ थ्रोन आपने अगर देखा हो, उसमें जो स्नो साइड का जो बड़े बड़े इंसान थे, इस तरह का वो देव था। मगर देव का क्या था, इसकी यहाँ एक आंख थी और जिसामत में बहुत बड़ा था। ये जो था नूरानी सरकार से पहले की कहानी है कि वो यहाँ के लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को तंग करता था। यहाँ जब नूरानी सरकार आए और उन्होंने अपनी रूहानियत जलवा अफरोज़ यहाँ की और यहाँ हर ज़र्रे में जो है वो पहुँचाई, तो यहाँ दूध की नहरें भी बहने लगी, परियों के बाग भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए और जिन्नात भी आ गए और कई मखलूक जो है इनके इर्द गिर्द आ गई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जो उनका ऑरा था या एरिया था वहाँ तक तो वो सारी पॉजिटिविटी थी, उसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिविटी थी। तो उस ज़माने में जब लोगों के दिल में घर किया नूरानी सरकार ने, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनसे रिक्वेस्ट की वो ये थी कि गोगल देव जो है उससे हमारी जान छुड़ाएं। अब इसी सिलसिले में मैं आसिम मलंग की राय लेता हूँ और कहता हूँ इस स्टोरी को आगे बढ़ाएं। जी आसिफ भाई। जब आप नूरानी आते हैं तो यहाँ पे जो है सारे लोग जमा होते हैं और बड़े अच्छे किस्म के जो है वो किस्से चलते हैं। ऐसे लगता है जैसे दादी अम्मा की कहानी वाला सिलसिला एक दफ़ा ऐसा हुआ। तो यहाँ पे जो सारी स्टोरीज़ होती हैं, आपने नोट किया कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अज़द अली जो है एक जगह की कवरेज के लिए जो है वो वहाँ पे हर बंदे से मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें जमा करता है। हमारी आदत नहीं है कि हम जो हैं वो पढ़ के या इस तरीके से, हम वहीं के लोगों के मुंह से सुनी हुई, जो उसने अपने बाप से सुनी, उसने अपने दादा से सुनी, और वो कहानी जो ट्रू स्टोरीज़ होती हैं वो लेके आते हैं। जर्नी ऑफ फेथ का मतलब है कि हम आपको वो ओरिजिनल दें। 800 साल पुरानी कहानी है ये, एक दियो। और जब नूरानी सरकार यहाँ पे आया और लाल से जो यहाँ पे लोग आए, ये एक लंबी स्टोरी है सारी। और ये जो है एक टाइम आएगा कि अज़द आपको ये पूरी स्टोरी से आगाह करेगा, जब वो कंप्लीट लाल शहबाज की कवरेज करेगा। बस मैं आपको बोलूँगा कि ये दियो जो था इसको ये तंग करता था और बहुत सारी चीज़ों के यहाँ से मज़ीद और दियो नुमा इंसान जो थे उनको नूरानी सरकार ने जो है तंबी की और उनको बंद किया और ये रास्ता क्लियर किया और यहाँ के लोगों को उनसे निजात दिलाई और यहाँ पे इल्म फैलाया जो वो अपने साथ लेके आए हुए थे। बाकी अज़द साहब बताएंगे आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आसिफ मलंग, कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमारे साथ निकाल के टूर पर आए हुए और लॉट ऑफ फेसबुक की आपके लिए बना रहे हैं। और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आहिस्ता आहिस्ता। तो आगे चलते हैं, मज़ीद
मालूमात आपको आगे चल के देते हैं। हमारे साथ जो साल के था ना, उसी साल ही हम उससे मिले और हमारे साथ वो सांसद भी गया। वो जा रहा था पीछे क्या कंपनी जा रहा था, हमें जो है वो स्टार्ट से छोड़ के लहरी भी नहीं नजर आ रहा। लहरी होता है ना होटल पे, अभी हम लोग आए तकरीबन साल बाद खाना खा कर खाना वो क्या मोबाइल मेरे पास वहाँ से यूं करके आप आखिरी मैं इधर बैठ रहा हूँ मामा ग्रुप पे। आपको मैं बता रहा था गूगल दियो के बारे में। गूगल दियो बिल्कुल मेरे सामने लेफ़्ट साइड पे है। ये जो स्टोन आप बड़ा सा देख रहे हैं और जिसमें खड्डे देख रहे हैं, ये वक्त के साथ ज़्यादा हो गए। कहा जाता है कि नूरानी सरकार ने उसको तंबी की, जब वो नहीं माना तो उसने फिर वही हरकत की, तो नूरानी सरकार को गुस्सा आया। जब वो उसके पीछे आए तो वो इस गार में घुस गया। उन्होंने पत्थर उठाया और पेस्ट कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसी ताकत किसके पास थी। तारीख़ में पढ़ा तो समझ में आया कि ये मौला अली के पास भी ताकत थी कि उन्होंने जो है वो खैबर का दरवाज़ा उठा दिया था सिर्फ 2 उंगलियों से। बाद लोग कहते हैं यहाँ 10 उंगलियों से। एनी हाउ, ये गूगल दियो यहाँ पर कैद हो गया और अब कहा जाता है साल में कुछ हिस्सों में यहाँ से आवाज़ें आती हैं जो यहाँ के मुकामी रहने वाले हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जैसे आए कभी कभार तो वो नहीं कर सकती। इस वक्त नहीं है, मगर जैसे जैसे मगरिब का वक्त करीब आता जा रहा है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी सेंसेशन ऑन करती जा रही हैं। जिस जगह पे बैठा हूँ मेरे पीठ पीछे जो है इसको कोकाफ कहा जाता है। कोकाफ दुनिया में कई जगह पर है। अक्सर लोग कहते हैं नूरानी में कहाँ से आ गया, कहते हैं झील सैफुल मलूक के वहाँ हमने सुना है कोकाफ है। हम गए ईरान में भी हमें कोकाफ मिला, हमें इराक में भी कोकाफ मिला, यहाँ पाकिस्तान में भी कई जगह पे। तो ये जो कोकाफ का इलाका है पीछे, कहा जाता है यहाँ हर किस्म के जिन्नात हैं और मखलूक जो है यहाँ पाई जाती है। और ये रात के होते ही जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो गूगल का घर था जहाँ वो बंद हो गया हमेशा के लिए, ये नेगेटिव एरिया में था और नूरानी सरकार जो है इतनी दूर आके जो है उन्होंने ये काम किया। और यही काम नहीं किया, इसके साथ एक और मौजज़ा हुआ। वो ये हुआ कि जहाँ से उन्होंने वो पत्थर उठाया था और जो पत्थर गाड़ा था उसी जगह से ये नीचे पानी जो आज तक इस जगह से जो मेरे सामने है, मैं ऊपर हाइट पर हूँ, यहाँ से जो है पानी ज़मीन से जो है वो बाहर उबल रहा है या निकल रहा है। और यही पानी जो है वो आगे आपको मैंने गूगल का पानी भी बताया था आते हुए, और यही पानी पूरे नूरानी को सैराब करता है। नूरानी की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, हम लोग तो ये पानी पी लेते हैं, हमें मसला नहीं होता, मगर अब तो मिनरल वाटर का ज़माना आ गया है। बट मस्जिद के जितने मामलात हैं यहाँ, जितने वॉशरूम्स और नहाने धोने का या कपड़ों का सिस्टम है, ये इसी पानी से कवर होता है। और जो पानी बच जाता है वो पीछे गांव में चला जाता है। ये लड़के गूगल दियो के वहाँ से वापस आए। मैं खाने के इंतजाम में संभाल रहा था, असद को इनके साथ भेजता था, इन लोगों को अकेले में भेजता नहीं था। गूगल दियो पे जो गए वापस आए, कहानी सुनाई कि पीछे कोकाफ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं फिर ये सोचता था कि कैसी मिस्ट्री है। मेरे अंदर कोई यहाँ पे आने के बाद ऐसे हो जाता है कि मेरे से बात करनी शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या अपने आप से बात कर रहा हूँ, यार कोई सरकार या कोई मुझसे बात कर रहा है। असद अक्सर मुझे देखता था और कहता था कि भाई आप इतने खामोश क्यों यहाँ पे हो जाते हो। मैं ये समझा नहीं सकता था कि असद मेरी कैफियत कैसी हो गई है। और ऐसा भी होने शुरू हो गया था कि नूरानी पे मेरा दिल चाहता था कि मैं वापस ही नहीं वापस जाऊँ।
कि नूरानी सरकार ने एक देव को बंद किया और वो देव किस तरह वहाँ के लोगों को और वहाँ के परियों के बाग में किस तरह वो तबाही फेरता था और परियों के साथ क्या करता था और लोग किस तरह तंग थे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को नुकसान देता था, जानो माल को नुकसान पहुंचाता था। तो हमारे लिए एक मिस्ट्री थी और लोगों ने जिन बताने वालों ने बताया कि आज भी वहाँ से आवाज़ आती है और वहाँ पे एक चश्मा भी है और जैसे जैसे तुम गोगल देव की तरफ जाओगे सन्नाटे में इजाफा होगा और वहशत और दहशत जो है वो नुमाया नज़र आने शुरू होगी और जैसे ही उससे थोड़ा सा और आगे जाओगे पहाड़ की चोटी तक तो कोकाफ लग जाएगा और फिर वहाँ तो पूरी जिन्नात की बस्ती रहती है। और जब हम वहाँ गए तो ऑलरेडी 2-4 लोग वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हुए थे और हमने उनसे बातें की, उन्होंने पानी वानी भी पिलाया, चश्मे में का पानी पिलाया उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें की। हम गोगल देव की ज़ियारत करके वापस आए। तो इस तरह हर बार हमें कुछ ना कुछ पता लगने लगा और फिर इस तरह पता लगा कि वहाँ जो कुछ लोग हमें मिले दिन की तारीखी में वो जिन्नात ही थे मगर वो इंसानी शक्ल में वहाँ पे मौजूद थे। तो उस वक्त तो हमें कुछ नहीं होता, बाद में हमें ताज्जुब हुआ, उसके बाद से वो लोग हमें कभी वहाँ दिखे नहीं और आज भी हम वहाँ पे जाते हैं और आगे जाके आपको मैं बताऊँगा एक बार आसिफ भाई ने हम मेरे और मुनीर के साथ क्या किया गोगल देव पर। इत्तेफाक की बात है कि हमारी ज़िंदगी में नूरानी ने इतनी वैल्यू रख ली कि हम कराची में भी होते थे नूरानी का सोचते थे और नूरानी में होते थे नूरानी से वापस आने का दिल नहीं चाहता था। आस्ते आस्ते नूरानी मेरे सामने खुलने शुरू हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी शख्सियत में कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं। शख्सियत में क्या चेंज हो रही हैं, यानी कि मेरी रूह कनेक्शन बना रही थी नूरानी के साथ और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कराची में ज़्यादा रहने के बाद नूरानी नहीं जाऊँ तो मुझे जो है वो अजीब सी एक बेचैनी शुरू हो गई थी। ये जिक्र मैंने जब हज़रत से किया तो हज़रत ने बोला कि भाई मेरे साथ भी ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और यहाँ की कहानी ये है कि जितने लड़के हमारे साथ जाने शुरू हो गए उनके घर वाले जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ होने शुरू हो गए और उन्होंने तरह तरह की मुझे जो है बातें करना शुरू कर दी कि किस तरफ लगा दिया हमारे बच्चों को और ये बच्चे जो हैं ये इस तरफ नहीं होना चाहिए, आप इनको किस तरफ लेके जा रहे हो, वहाँ पे कुछ हादसा हो जाएगा तो क्या होगा। मैं बोलता था कि मैं अपने से ज़्यादा इनकी हिफाजत करता हूँ और मैं अपने से ज़्यादा जो है वो इनका ख्याल रखता हूँ, मैं एक ज़िम्मेदारी की तरह इनको लेके चलता हूँ। लेकिन इनके घर वालों ने कुछ और सोचा हुआ था और ये मेरे साथ इस सफ़र में कहीं और निकल गए थे। हमेशा किसी न किसी की कहानी शुरू होती है, कुछ लोग आधे रास्ते से चले जाते हैं और कुछ एंड तक भी अपने आप को सफ़र में रखते हैं। यानी कि मेरा सफ़र नूरानी से शुरू हुआ और आंखें बंद करने के बाद भी ऊपर भी शायद उन्हीं के साथ ही होगा। क्या कहते हो हज़रत? बिल्कुल, जब आप किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं तो वापसी के बहुत सारे चांस होते हैं मगर आप आगे से आगे जब बढ़ते हैं ख़ास तौर पे दरवेशी में तो वो मंजिलात और वो रोशनियाँ और वो तजल्लियात और वो राज आपके सामने खुलना शुरू हो जाते हैं जो आम ज़िंदगी में आम इंसान को नज़र नहीं आ रहे होते। आसिफ भाई ने जिक्र किया कुछ लड़कों का जिनके घर वालों ने बहुत सारे इश्यूज़ बनाना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता वो लड़कों ने भी हमारे साथ जाना छोड़ दिया। किसी की वाइफ ने, किसी की माँ ने, किसी के भाई ने, किसी की बहन ने, किसी के वालिद ने क्या क्या चीज़ें लगाना शुरू की, ये कभी बातें फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल हमने अपना सफ़र जारी रखा, जितने लड़के हमारे साथ आ सकते थे हम जाते रहे और आज के दिन तक हम जा रहे हैं। बस इसी तरीके से चलता रहा सफ़र और हमेशा जो है वो बाइकों का सफ़र, कभी बाइक ख़राब हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी जो है वो बीच में हो रहा है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दुनिया के साथ वहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मुझे कभी भी नूरानी सरकार पे जो है वो हमें परेशानी नहीं हुई। ये लड़कों को मैं हमेशा जो है वो ये कहता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ पढ़ते रहा करो, क्योंकि दिमाग जो है वस्त से है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये पहाड़ सर्द भी हैं और गर्म भी है, यानी कि ये पहाड़ कुछ नेगेटिव भी है और कुछ पॉजिटिव भी हैं। नूरानी पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। एक तो नूरानी सरकार का जो मज़ार है वो आज तक मैंने नहीं देखा, आपके लिए सरप्राइज़ होगा। कभी ऊपर नहीं गया, आपके लिए सरप्राइज़ होगा। और मैं आपको बताऊं कि एक जगह पता लगा कि कोई जगह खटजबल है। खटजबल क्या, इसका मतलब है कि 3700 फीट ऊपर। इन लड़कों ने सबने ये कहा कि भाई हमने जाना है। आम जिंदगी में मैं इन लोगों को इर्द गिर्द घूमने देता था,
ये इधर तो उधर जाते थे, वापस आते थे, मैं निज़ाम संभाल लेता था। लेकिन खट जबल की बात ही कुछ और थी। 3700 फीट ऊपर लड़कों को लेके जाना और फिर वापस लेके आना, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मसला है। लेकिन बाइकों में मैं हमेशा इनको आगे रखता था और ख़ुद पीछे रहता था। किसी की बाइक ख़राब हुई, किसी का कोई मसला हुआ तो मैं देखता था, अज्जत गाइडलाइन करता था। लड़के बड़े चिलबिले से थे क्योंकि यंग थे। आज तो बच्चों के बाप हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी बच्चों का बाप नहीं हूँ, इन्हीं लड़कों का बाप हूँ। बस ऐसा सिलसिला चलता रहा और हमारे लिए सरप्राइज़ हुआ कि हमने नूरानी सरकार की 7 वाली चोटी पे ऊपर जो है वो खैमा लगाना शुरू कर दिया या चादर बिछा के रहना शुरू कर दिया। वहाँ से तारे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। वहाँ पे हम लोग रात भर रहते थे और दिन भर नीचे घूमते थे। 1 से 2 दिन का हमेशा टूर होता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हफ्ते के हम जाना शुरू किया। क्यों शुरू किया ये नूरानी सरकार जाने और ऊपर वाला जाने, ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। और वो सिलसिला क्या था ये अज़्ज़त आपको बताता है। एक ऐसा नशा या एक ऐसी चाशनी आ चुकी थी हमारे अंदर और हम रहते ही नहीं थे। जहाँ वीकेंड शुरू होता था बाइक में पेट्रोल डाला, क्योंकि एक टंकी में हमारा आना जाना हो जाता था और इतना दूर भी नहीं था नूरानी, और चंद घंटों में वहाँ पहुँच जाते थे और चंद घंटों में वापस आ जाते थे। तो हमने ऐसा कई बार करना शुरू किया कि घर वाले भी जो है वो बातें सुना के तंग होकर भी जो थे वो नॉर्मल होना शुरू हो गए कि इनकी तो आदत ही यही है। हम भी डीटो की तरह एक दूसरे के साथ प्लान करते थे और प्रोग्राम बनाते थे, और ना कोई जोड़ा लेके जाते थे, ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक खाने पीने की चीज़ें लेके जाते थे। बस जो कपड़े पहने होते थे उसी में निकल जाते थे, इसलिए लगेज भी हमारे पास कोई ख़ास नहीं होता था। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे सामने नूरानी सरकार ने अपने वहाँ के मौज़ात और वो सारे सीक्रेट सामने रखना शुरू किए तो हमारी अकल तो दंग रह गई। इसके साथ साथ जो है हम बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते थे कि यार इतना सब कुछ है, लोग सिर्फ आते हैं, इनके दरबार पे हाज़िरी देते हैं और कुछ टाइम गुजारते और चले जाते हैं। हमने वहाँ जाते जाते जो है उनके मुख्तलिफ़ गारों की हमने ज़ियारतें की। हमने खट जबल की ज़ियारत की जो 3200 फुट आसिफ भाई ने बताया। फिर उसके ऊपर मौला का तख्त है, वहाँ पर हमने ज़ियारत की, जो पूरे एक दिन का टूर बनता है। सुबह से लेके नूरानी से ऊपर पहाड़ पे चढ़ना, आधा से 1 घंटा वहाँ क़याम करना और फिर वापसी के लिए उतरना, पूरा दिन लग जाता है उसमें। इसी तरह कड़े वाले सरकार, परियों का बाग आ गया, गोगल देव आ गया, फिर लाहूद लामका आ गया, उसके बीच में माई जो घोड़ आ गया, और उसके बाद नूह की कश्ती, फिर आदम की जगह, और फिर वो सारी मखलूक़ात जो पत्थर की शक्ल में मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लें इख्तियार किए हुए, फिर उनका जानवर यहाँ उनमें जान आ जाना। और इस तरह सांद फ़कीर जो उनके शागिर्द हैं वो कई किलोमीटर पहाड़ चढ़ना, कई पहाड़ चढ़ के फिर नदी में ट्रैवल करना और फिर वहाँ पहुँचना, और वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और मगरिब के बाद तो बिल्कुल ही हम अकेले रह जाते थे, बहुत से लोग डर के भाग जाते थे, मगर हमने वहाँ रहे। इसी के साथ फिर मोहब्बत फ़कीर और फिर इर्द गिर्द की और भी कहानियाँ हमारे सामने आईं। और हम खुश नसीब समझते हैं कि नूरानी सरकार ने हमें ये सारी चीज़ें से आगाही दी और वो सच देखने का हमें मौका मिला। बहुत से लोग टीवी पे बैठ के या मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जब बातें करते हैं तो हमें हंसी आती है कि उनके एक्सपीरियंस क्या है और हमारे एक्सपीरियंस क्या हैं। और जब आप खुद जाते हैं, खुद जब वहाँ रहते हैं, वहाँ के आबो हवा को महसूस करते हैं और मुख्तलिफ़ महसूसात और पहाड़ों को कवर करते हैं और गर्म सर्द और बहुत सारी चीज़ों को जब मुशाहिदा करते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या है। अब ऐसा हाल हो गया है कि अगर हम हफ्ते में या महीने में कराची से बाहर ना निकले तो हमारी रूह में बेचैनियाँ शुरू हो जाती हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर रात का रहा। मैं फजर तक जो है वो जागता था वहाँ पे और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नूरानी को जानना है। एक ज़िद सी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो ज़िद कोई चाहता था कि मैं पूरी कर सकूँ। इसी तरीके से एक उनकी जानामाज़ वाली जगह है जहाँ पे अज़्ज़त ऊपर गया और मैं नीचे गया। मैं हमेशा ये सोच रहा था कि मैं हमेशा बैकअप पे क्यों हूँ। मैंने अभी तक उस चीज़ को नहीं जाना या उस चीज़ को नहीं देखा जो अज़्ज़त देख रहा था।
अज़द और सारे लड़के जो है सब कुछ कर रहे थे, लेकिन शायद मैं कहीं और ही निकल गया था। आज भी वहीं पे निकला हूँ आप लोगों को छोड़ के। बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रही। हम लोग जो है वो खटजबल के बिल्कुल सामने जो है वो रहते थे। ऊपर एक बंदा जो है चिराग जलाता था। हम खटजबल गए। खटजबल से जो है वो 3700 फीट ऊपर जाने के बाद नीचे दोबारा आए। बहुत ही खूबसूरत जगह, बड़ी एडवेंचर जगह। इस पूरे सिलसिले को चलते रहे, कुछ लोग आते रहे, कुछ लोग जाते रहे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नूरानी सरकार के इतने करीब होने शुरू हो गया हूँ कि अज़द जो है उनकी जगहों को जो है वो फील करने शुरू हो गया था और मैं नूरानी सरकार को फील करने शुरू हो गया था। इत्तेफाक की बात है कि कैसे टूर पे बीच वाली जगह पे मैंने चाय पीना शुरू की और मुझे किसी ने कहा आके, क्या तूने सान फकीर देखा है? तो मैं परेशान हो गया कि इस फकीर ने मुझसे ये बात क्यों बोली। मैंने बोला आप चाय पियोगे? उसने बोला हाँ मैं चाय पीऊँगा, लेकिन इस दफ़ा तू सान फकीर जाना। सान फकीर के बारे में हमने सिर्फ सुना था लेकिन कभी गए नहीं थे। फिर क्या था, जब उसने मुझसे पूछा कि सान फकीर गया है तो मैंने बोला मैं नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा कि सान फकीर कहाँ है? बोला वो तो नूरानी सरकार का 7वां शागिर्द है। तो मैंने उससे पूछा कि नूरानी सरकार के कितने शागिर्द हैं? तो उसने कहा 7 यहाँ पे बने थे, 72 वहाँ से आए थे। वो मुझसे बातें करता हुआ जा रहा था और मैं यानी कि नूरानी चौक, अक्सर जो लोग नूरानी जाते हैं वहाँ पे चाय पीने की एक जगह है, होटल है, वहाँ पे मुझसे बातें करता रहा। अज़द ने मुझसे पूछा भाई ये बात क्या कर रहा है? मैंने इसको चाय पिलाओ। बस मैं रास्ते में सोचता रहा क्या मैंने सान फकीर जाना है या नहीं जाना। और अक्सर लड़कों ने आके बताया है कि गोकल दियो के पीछे कोकाफ है, वहाँ पे लोग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस आते हैं, पागल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कोकाफ क्या है। बस इसी कश्मकश में जो है मैंने दोबारा नूरानी सरकार का वहाँ से यानी कि नूरानी क्रॉसिंग के बाद सफ़र शुरू किया। आगे क्या हुआ, क्या मैं सान फकीर गया या नहीं गया? आगे वहाँ पे पहली दफ़ा मेरे साथ एडवेंचर क्या हुआ और मुझे पता लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अज़द ने वहाँ पे क्या किया, लड़कों ने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे अगले एपिसोड में सुने। और आप देखते रहें कि बीच से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अज़द ने आपको बताई। और अब मेरी कहानी शुरू होती है सान फकीर से। ये वो मुख्तसर सी कहानी है जो हमने आपके सामने रखी। करने को, कहने को बहुत सारे हमारे पास वाक़यात हैं जो कभी फिर हम किसी मौके पे आपको सुनाएंगे। अभी हमारा मकसद उन पुरानी यादों को और जो बिहाइंड द सीन हमारे साथ तब्दीलियों का एक अमल चल रहा था और नूरानी सरकार किस तरह मेहरबान थे और किस तरह हमारे लाड, हमारे नखरे, हमारी ख्वाहिशात और हमारी ज़रूरियात को वो देखते हुए हमें महसूस भी नहीं होने दिया कि हम इतनी दूर कराची से उनके पास आते हैं। ना थकन, ना पैसे की कमी, ना और कोई चीज़। हर किसी के पास अपने पैसे और अपनी मर्ज़ी से वहाँ खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें बड़े तरीके से हम लेके चले। और आज बैठ के देखते हैं तो हैरान होते हैं कि एक बुज़ुर्ग को जब आप जानना शुरू होते हैं तो वो किस तरह आपकी कहाँ कहाँ वो मदद करता है, कहाँ कहाँ आपको हिम्मत बंधाता है, आपका यकीन को बुलंद करता है। ये बुज़ुर्ग अपनी जगह बज़ाहिर एक कब्र में मौजूद है, मगर वो कब्र में कहाँ कहाँ मौजूद है हमने दोनों ने बहुत सी जगहों पे महसूस किया और देखा। ये एक लंबी बहस है, इसको फिर कभी देखेंगे। इतना मैं कहूँगा कि नूरानी सरकार बिल्कुल वाकई नूरानी सरकार ही है और जो दम भरते हैं नूरानी सरकार का मलंग और फ़कीर, वो ऐसे ही नहीं भरते। उन्होंने उनके वहाँ बहुत कुछ देख लिया होता है। नूरानी सरकार ने जिस तरह हमें अपना जलवा दिखाया और जिस तरह अपना आप वो हिस्ट्री आया की, इस तरह उन्होंने कई लोगों के साथ की ताकि लोग समझ सकें, जान सकें और अपना किबला दुरुस्त कर सकें। सान फकीर के बारे में हम अगली एपिसोड में आपके लिए बहुत कुछ ला रहे हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर करना ज़रूर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। Hey